नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जितने भी प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं और आपको ये सिर्फ वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप सारे वीडियो को देखिए और सारे ग्रुपों में शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका पहला जो टर्म्स है वह है आपका संवेग। संवेग, ये संवेग होता क्या है, ठीक है ना। इसको मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम, संवेग। देखिए, संवेग को मैं आज आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आप पूरा कंसेप्ट आपका इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा ग्राफिकल डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और v वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ठीक। तो जब कोई गतिमान वस्तु v वेग से किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो तो गतिमान वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग बोलते हैं। गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? संवेग। देखिए कितना सहज भाव से आप सीख गए, ठीक है ना। तो संवेग कुछ और नहीं, गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पिंड हो या खुद आप हो, अगर आपका संवेग या पिंड का संवेग या किसी भी ऑब्जेक्ट का संवेग अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसका मास आप फाइंड आउट कर लीजिए और उसके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लीजिए और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसी को बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को हमेशा P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, P इक्वल टू mv। तो इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए कुछ और इसके पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं कि संवेग जो राशि है ये कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो याद रखिएगा संवेग जो है यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है ना। क्या कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है ना, और पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद करना है, ये याद करना है। थोड़ा सा डिफिनेशन भी इसका जान लीजिए। और संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब एक आता है कि संवेग का मात्रक क्या होता है भाई। तो संवेग का मात्रक जनरली आपको SI यूनिट में पूछा जाएगा। किस में पूछा जाएगा? SI यूनिट में। तो संवेग का जो मात्रक होगा, आपको मैंने यूनिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। ये अगर 9 पार्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है 8 पार्ट सारे बन चुके होंगे। आप सारे वीडियो को क्रमवार देखिए, विश्वास मानिए, चैलेंज देता हूँ, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी सोच डेवलप हो जाएगी, आपको साइंस पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है ना। कोई चीज़ रटने वाली चीज़ नहीं, समझाऊंगा, हर चीज़ एकदम अच्छे से समझाऊंगा, डेली लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने के। इसी तरीके से मैथ्स के भी बहुत सारे पोर्शन में बनाया हूँ, आगे आपको GS का भी पोर्शन बनाऊँगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए SI यूनिट जो होगा, आप जानते हैं यम को बोलते हैं इंग्लिश में मास, हिंदी में इसको द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg
और वेलोसिटी का मात्रक ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो मैंने बताया था कि वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसका जो मात्रक निकल के आया किग्रा मीटर पर सेकेंड, इसको लिखेंगे किग्रा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आप ये जानते हैं तो इसकी बीमा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका पूछेगा संवेग की बीमा, संवेग की बीमा क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, संवेग का बीमा हमेशा इसके यूनिट पर डिपेंड करता है। अगर आपको इसका यूनिट पता है तो आप किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमें पता है कि किग्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से, और लेंथ को, मीटर है ना, लेंथ को यल से, और समय को टी से, तो टी पावर -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। एम एल टी पर पावर -1, एम एल टी पर पावर -m, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सारी बातें समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं, और अच्छे से देखते रहिए। मोमेंटम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया। वीडियो को बार बार देखिए, याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अतिरिक्त। बस छोटे छोटे वीडियो में इसलिए बनाता हूँ ताकि आप बोर ना हो, और चलते फिरते अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो कम से कम आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, रटोगे साइंस रटोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। साइंस रटने से कुछ नहीं होता है। साइंस को क्या करना होता है, आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो अब बात हम लोग करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग आवेग की। आवेग, ठीक है ना, आवेग, इम्पल्स बोलते हैं आवेग, ठीक है ना। इम्पल्स, आवेग क्या होता है, ठीक है। तो आवेग का मतलब ऐसे अगर आप समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई पिंड अचानक किसी दूसरे व्यक्ति या पिंड से कम समय में टकरा गया, यानी यूँ कहें कि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय में, बहुत कम समय में लगाया जाए तो बल और उसके समांतराल के बीच के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, इस पर एक फोर्स F न्यूटन का सडन लगाया गया, और मान लीजिए कोई फोर्स F न्यूटन का लगाया गया कितने समय के लिए, t समय के लिए, t सेकेंड के लिए। तो इन दोनों का मल्टीपल इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीपल F इंटू T, यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका आवेग कहलाएगा। आवेग जो होता है, किसी वस्तु पर कोई बल कम समय के लिए या कम समांतराल के लिए लगाया जाए तो बल और उसके समांतराल के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स के बारे में आप समझ लीजिए, इम्पल्स बोलते हैं। अब इसका मात्रक क्या है तो समझ लो, इसका मात्रक जो होता है संवेग आवेग का, तो आवेग का जो मात्रक होगा, आवेग का मात्रक होगा वह होगा, आप फार्मूले से आप मात्रक को निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको पता है F का मात्रक, F क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से, तो आप न्यूटन यस से, तो आप इसका मात्रक क्या है, न्यूटन सेकेंड। कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। मेरी बात को मान लो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से, क्रमवार तरीके से, एकदम बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो इम्पल्स जो होता है वह यही होता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल कम समय के लिए लगाया जाए तो बल और उसके समांतराल के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। आवेग का मात्रक फार्मूला होता है F इंटू टी, और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। तो चलिए
इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो डेली लाइफ में अक्सर यूज होता है। जैसे अगर मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए समान वेग से अगर मान लीजिए बात करेंगे कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट एवं टेनिस की गेंद, समान वेग से आती हुई क्रिकेट और टेनिस की गेंद में से किसी एक को कैच लेना है तो आप किसको कैच लेंगे? तो आपका आंसर होगा कि टेनिस की गेंद को। क्यों? क्योंकि टेनिस की गेंद को इसलिए आप लेंगे, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? ये आवेग का है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको चोट कम आएगी। इसी तरीके से आप देखते हैं क्रिकेट में जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो थोड़ा सा फिजिक्स के जानकार होते हैं, जब कोई या विराट कोहली 6 मारता है या 4th मारता है तो जब कैच के कंडीशन आता है तो कैच जो टेक्निकल और फिजिक्स का थोड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि जिस वेग से गेंद उसके करीब आती है उसी वेग से अपने हाथ को पीछे की तरफ लाके और आसानी से कैच पकड़ता है। ये भी बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? आवेग का। ध्यान रखिएगा, आवेग का। इसी तरीके से आप देखते हैं गाड़ियों में आप देखते हैं साकर्स लगाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये क्यों? ये इम्पल्स को कम करने के लिए लगाया जाता है। देखते हैं स्प्रिंग लगाया जाता है बाइकों के पहियों के बीच में, दोनों साइड में लगाया जाता है, आगे भी लगाया ताकि गड्ढा गुड्ढी भी पड़े तभी आपको झर्क यानी इम्पल्स क्या हो, कम महसूस हो। तो ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इम्पल्स के बारे में समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है, ठीक है ना, नाम क्या है भैया? तो उसका नाम है संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम क्या है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो संवेग संरक्षण नियम लिखेंगे, संवेग का संवेग संरक्षण, ठीक है ना। संवेग ऐसे लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, नियम, संवेग संरक्षण का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण का नियम तो क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? दरअसल ये जो है ये कुछ और नहीं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ प्लस न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों के समायोजन से आपको ये रूल मिलता है। न्यूटन्स का सेकेंड नियम और थर्ड नियम के समायोजन का ही निष्कर्ष जो है वह क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। आपसे पूछ सकता है कि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन्स के किस समायोजन का है, नियम है? तो आप लिखेंगे न्यूटन्स का सेकेंड एंड थर्ड, न्यूटन के सेकेंड एंड थर्ड के समायोजन का ही यानी उसका कंक्लूजन ही क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। तो ये क्या है? इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जब क्या है इसको थोड़ा सा हम अच्छे समझाते हैं। किसी बहुत सारे वस्तु के निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका संवेग जो होता है सदैव संरक्षित होता है, यानी उसका संवेग जो है नियत होता है, यानी कुल संवेग उसका नियत होने की वजह से उसका संवेग संरक्षित होता है। क्या है भाई इसका नियम? तो आपको बताया था कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक या एक से अधिक वस्तुओं
के निकाय पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो उसका संवेग हमेशा नियत रहता है, अर्थात उसका संवेग कुल संरक्षित रहता है। इसी को संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, तो संवेग के संरक्षण नियम का इम्प्लीमेंट हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी एक वस्तु का थोड़ा हम लोग इसको दूसरे भाषा में समझते हैं। किसी एक वस्तु का संवेग में जितना परिवर्तन होता है उसी तरीके से दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। एक वस्तु में संवेग का परिवर्तन जिस स्पीड से होता है, दूसरी वस्तु में भी संवेग का परिवर्तन उतना ही होता है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये क्या है, आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए कोई पिंड है या बॉल है। ठीक, और ये आपका क्या है, अर्थ। ये क्या है, अर्थ, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है ना, ये पृथ्वी है और ये कोई पिंड है। ठीक है ना, ये पिंड है। तो ये पृथ्वी और पिंड है, तो आप देख रहे हैं ये यम है और ये कैपिटल यम है। तो यह क्या है कि ये पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। तो अगर ये पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा तो अभी हमने बताया था कि इन दोनों का गुणनफल ही संवेग होता, मास और वेलोसिटी के गुणनफल को ही संवेग बोलते हैं। तो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब इसका मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है यह वस्तु को क्या कर रहा है, पृथ्वी इस पिंड को अपने तरफ खींच रहा है, तो वस्तु भी पृथ्वी को अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर जिस वेग से जिस मोमेंटम से ये इधर जिस तरीके से इसका मोमेंटम बढ़ रहा है उसी तरीके से पृथ्वी का भी मोमेंटम इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे सर ये वस्तु, ये छोटा वाला पिंड पृथ्वी को कैसे खींच रहा है, ये तो कभी दिखता नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इसका जो मास होता है ज़्यादा होने की वजह से इसकी वेलोसिटी जो होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है, और इसका पिंड कम होने की वजह से इसका वेलोसिटी ज़्यादा नज़र आती है। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। संवेग संरक्षण का नियम यहाँ कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यह पिंड इसको, छोटा वाला पिंड बड़े वाले पिंड यानी पृथ्वी को अपने तरफ खींचता है और पृथ्वी जो है छोटे वाले पिंड को अपने तरफ खींचता है। लेकिन ये इसकी स्पीड हमेशा आपको छोटे वाले पिंड ज़्यादा स्पीड से पृथ्वी की तरफ इसलिए आता है क्योंकि इसका मास कम होता है। मान लीजिए गेंद को आप हवा में फेंक दीजिए तो वो फटाक से नीचे आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं वो गेंद भी पृथ्वी को ऊपर की तरफ खींच रहा था, लेकिन वो चीज़ आपको आभास इसलिए नहीं होता कि पृथ्वी का द्रव्यमान उस छोटे वाले पिंड के द्रव्यमान की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इस वजह से आपको पृथ्वी को मोशन करते हुए आप नहीं देख पाते, लेकिन छोटे वाले वस्तु का मोशन करते हुए आप ज़रूर देखते हैं। ठीक है ना, इसी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का ऊपर जाना इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप देखते हैं कि जब आप कोई गन से कोई बुलेट को फायर करते हैं तो आप देखते हैं बुलेट जिस स्पीड से वो निकलता है, बुलेट जब उसके गन से बाहर निकलता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। और ठीक वही प्रतिक्रिया नियम की वजह से बुलेट भी आपका गन के ऊपर विपरीत क्या लगाता है, रिएक्शन लगाता है, लेकिन उसका मोशन गन का द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा हल्का पीछे आता है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान मेनली द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो उसका झटका या उसका जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू जिसका हल्का द्रव्यमान होगा। इसी तरीके से रॉकेट का भी सिस्टम जो होता है वो इसी पे काम करता है। रॉकेट का जो सिस्टम होता है वो इसी पे काम करता है। देखते हैं, सपोज दैट आपको मैं दिखा दूं जरा रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रॉकेट आपसे पूछता है कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है वह संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये रॉकेट, ठीक है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ से गैसें निकलती हैं। ठीक,
तो गैस इधर निकलता है और उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। इसमें एक इंजन होता है और वो फ्यूल क्या होता है, जलता है, तो गैस क्या होती है, इसमें से बड़ी स्पीड से निकलती है। जब गैस इसमें से बड़ी स्पीड से निकलती है तो वह क्या करता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है और अपथ्रस्ट फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है ना, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है और उसके वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो मेरे ख्याल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैंने सिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। थैंक यू। और सारे वीडियोस के पहले के भी हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वही बताता हूँ और इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको इसको देख कर आप जाकर बुक को पढ़ते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आज, बस इतना ही। थैंक यू।